रात के अंधेरे में एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांधकर गांव में घुस आया और कुछ घरों से गैस सिलेंडर चोरी करके ले गया। अगले दिन सुबह जैसे ही शिल्पा रसोई में गई, ए जी सुनते हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? जल्दी आइए यहाँ पर, देखिए गैस सिलेंडर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे आता हूँ, रुको। लगता है इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। गैस सिलेंडर वहीं होगा, कहाँ जाएगा? उसके पैर थोड़ी ना है। देखिए कहाँ है। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? अब चाय कैसे मिलेगी? बिना चाय के मेरी नींद नहीं खुलती है। मैं अभी हमारी पड़ोसन कमला दीदी को चाय बनाने के लिए कहती हूँ। तब तक आप मुखिया जी से मिलकर आइए। शिल्पा अपने पड़ोसन को चाय बनाने के लिए कहती है, पर पड़ोसन के घर का भी गैस सिलेंडर गायब था। साथ ही साथ और भी 5-6 घरों से गैस सिलेंडर गायब था। लगता है सारे गांव में गैस सिलेंडर की चोरी हो गई है। हाँ, लगता तो यही है। मुखिया जी को बताना होगा। लाल सिंह 2-3 लोगों के साथ मुखिया जी के घर पर पहुंचता है। मुखिया जी, गांव में ये सब क्या हो रहा है? अरे लाल सिंह, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? सुबह से चाय तक नहीं मिली। कोई गांव के सिलेंडर चोरी कर रहा है। अब आप ही हमें चाय पिलाइए। पीछे से मुखिया जी का नौकर राजू कहता है, अरे मुखिया जी से क्यों मांग रहे हो? उनके घर खुद गैस सिलेंडर नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या चोरी हो गया? सत्यानाश, तुझे बीच में बोलने किसने कहा? ये मालिक। मुखिया जी, सच में? हाँ लाल सिंह, हम खुद परेशान हैं। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहाँ आती है। पुलिस कौन बुलाया? मैंने बुलाई है। क्या मुखिया जी, क्या परेशानी हो गई? हमारे गांव से कोई गैस सिलेंडर चोरी कर रहा है। क्या? हाँ, हमारे घर से भी और 506 घरों से गैस सिलेंडर चोरी हुई है। आप सब लोगों का दिमाग ठीक तो है ना? पुलिस के पास भी बहुत सारे काम हैं। सारा काम छोड़कर आपके गैस सिलेंडर चोरी करने वाले को ढूंढें? क्या मुखिया जी, थोड़ा तो सोचिए। पुलिस वाला गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मुखिया जी, अब आपको ही कुछ करना होगा। आज गैस सिलेंडर चोरी हुई है, आगे पता नहीं क्या क्या चोरी हो सकता है। सुबह से ही मुखिया जी बहुत परेशान थे। बात तो सही कहा लाल सिंह, अगर अभी कुछ नहीं किया तो उस चोर की हिम्मत और बढ़ जाएगी। फिर पता नहीं वो क्या क्या चोरी करेगा। तभी लाल सिंह कंधे पर गैस सिलेंडर उठाकर ला रहा था। अरे लाल सिंह, ये गैस सिलेंडर कहाँ से ला रहे हो? मुखिया जी, मैं बाजार से गैस सिलेंडर लाने गया था। तभी एक कालू जैसा आदमी आया और आधे भाव में हमें गैस सिलेंडर बेच गया। मुखिया जी गैस सिलेंडर को देखते हैं और वो तुरंत ही पहचान जाते हैं। अरे ये गैस सिलेंडर तो हमारा है। क्या? सच में? नहीं मुखिया जी, ये तो हमारा है। मुखिया जी राजू को तुरंत ही बुलाते हैं गैस सिलेंडर की पहचान करने के लिए। अरे हाँ, ये तो मालिक का है। इस गैस सिलेंडर में जंग लग गया था तो पेंट किया था। ये देखो, ये देखो। लगता है चोर का पता लग गया। मुखिया जी गैस सिलेंडर लेने के बहाने गैस सिलेंडर के ऑफिस जाते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं। इतना महंगा गैस सिलेंडर कौन लेगा भला? कुछ दिनों में सुनार के दुकान में गैस सिलेंडर बिकेगा। पास में खड़ा कालू चोर मुखिया जी की सारी बातें सुन रहा था। ओ भाई साहब, गैस सिलेंडर चाहिए आधे भाव में। क्या? सच में? दिला दो भाई, भगवान आपका भला करेगा। तो फिर आओ हमारे साथ। तुम्हारे पास इतना गैस सिलेंडर कहाँ से आया? अरे भैया, आप आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? आपको सस्ते भाव में गैस सिलेंडर चाहिए, मैं दे रहा हूँ। ना ना, पहले बताओ कहाँ से आया, क्या पता चोरी का हो। ये बुढ़ा तो सयाना निकला, पर हम भी इससे तेज हैं। अरे भैया, हमारा होटल था, अब बंद हो गया है, इसीलिए सस्ते भाव में बेच रहा हूँ। ये हुई ना बात। पर बेटा, एक परेशानी है, तुम्हें मेरे गांव चल के गैस सिलेंडर पहुंचाना होगा। 200-300 ज्यादा ले लेना। सही है, आती हुई लक्ष्मी को क्यों छोड़ना। अरे चाचा, और कितनी दूर है तुम्हारा गांव? मेरा तो कंधा दर्द करने लगा। अरे बेटा, यहीं थोड़ी दूर है। अरे 1 घंटे से यही बोल रहा हूँ, 500 रुपए लूंगा। ठीक है बेटा, ले लेना। गांव पहुँचते ही वहाँ पर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? उन सभी को गैस सिलेंडर चाहिए जो तुमने चोरी किया था। कालू गैस सिलेंडर छोड़कर भागने लगता है। तभी सारे गांव वाले उसे पकड़कर जोर जोर से मारने लगे। तभी मुखिया जी आगे आकर उसे छुड़वाते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आप सभी के गैस सिलेंडर वापस कर दूंगा। अरे तू गैस सिलेंडर ही क्यों चोरी करता था? अरे छोटी चोरी है
और पुलिस ऐसी छोटी चोरी की जांच नहीं करती। अच्छा बच्चू। तभी पुलिस वाले वहाँ आते हैं और मुखिया जी सिलेंडर चोर को पुलिस के हवाले सौंप देते हैं। मैंने चोर को पकड़ लिया है, अब आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है। गांव वालों को अपने अपने सिलेंडर वापस मिल जाते हैं और कालू चोर को जेल हो जाती है। कई साल पहले की बात है। नंदापुर नाम के गांव में सुजाता अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। सुजाता और सुरेश खेती करते थे। दोनों मेहनत कर अपने बेटे मोहन को, जो कि शहर में पढ़ाई करता था, उसे पैसे भेजते थे। मोहन बड़ा ही मेहनती लड़का था। मोहन पढ़ाई करते करते एक जगह वेटर का काम भी करता था और अपनी जरूरतें पूरी करता। एक दिन मोहन अपने पिता सुरेश से, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मुझे अच्छी जॉब भी ऑफर हुई है, लेकिन पिताजी अब मुझे 3 साल तक दूसरे शहर में जाना होगा। लेकिन बेटा, अब हमसे कुछ नहीं होता, ऊपर से ये गर्मी। पिताजी, मैं आप दोनों को कुछ पैसे देता हूँ। लेकिन कैसे बेटा, तुम तो अभी अभी जॉब पर लगे हो। नहीं पिताजी, मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था और अब से मैं हर महीने आप दोनों को पैसे भेजूंगा ताकि आप दोनों को खेत में काम ना करना पड़े। अब उस महीने से हर महीने मोहन अपने माँ पिताजी के लिए पैसे भेजने लगा। कभी कभी पैसों के साथ साथ घर में जरूरी चीजें भी भेजता था, जैसे कि कूलर, फ्रिज, सोफा, टीवी। वो उन्हें हर रोज कॉल करता। गांव में हर कोई मोहन की तारीफ करता। जब भी मोहन की कोई तारीफ करता तो सुरेश और सुजाता का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता था। उन्हें लगता था कि उनका बेटा कितना अच्छा है, जो अपने माँ पिताजी का कितना ख्याल रखता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे मोहन का कॉल आना बंद हो गया और ना ही वो सुरेश का कॉल उठाता। दोनों मोहन के कॉल की दिन रात राह देखते, पर कोई फायदा नहीं था। एक दिन गांव का एक लड़का राजू, जो कि शहर में मोहन के साथ पढ़ता था और उसके साथ ही रहता था, वो गांव में आता है। तो सुरेश राजू से, राजू बेटे, तू आज ही शहर से आया है ना? मेरा बेटा मोहन कैसा है? वो ठीक तो है ना? वो आजकल हमें फोन ही नहीं करता और हर महीने जो पैसे भेजता था वो भी बंद हो चुके हैं। क्या तुम्हें कुछ पता है? चाचा जी, क्या आपको पता नहीं? मोहन ने शादी कर ली है और वो वही बस गया है। क्या शादी कर ली? ऐसा कहते कहते सुरेश की आंखें नम हो जाती है और वो सिर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। सुरेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो उदास मन से घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सुजाता सारी बातें सुनकर सुन रह जाती है। जिसका सीना अपने बेटे की तारीफ सुनकर ऊंचा होता था, आज उसकी आंखों से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था कि एक दिन मोहन का कॉल आता है। वो सुरेश से, पिताजी, मैंने शादी कर ली है और अब मैं आप दोनों की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरा परिवार भी संभालना होता है। बेटे, तो क्या अब हम तुम्हारा परिवार नहीं है? सारी जिंदगी भर मैं आपको नहीं पाल सकता। हमने भी तो तुम्हारे लिए हमारे कई साल बिताए हैं। क्या तुम भूल गए बेटे? आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, वो तो आपका फर्ज था। मोहन की बातें सुरेश के मन को कांटों जैसी चुभ रही थी कि मोहन फोन रख देता है। अब सुरेश की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश सुजाता से, सुजाता, अब हमें फिर से खेतों में काम करना शुरू कर देना चाहिए। हमारे बेटे ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, अब हमें काम करना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आजकल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब हम दोनों की उम्र हो चुकी है और ऐसे में खेतों का काम क्या हो पाएगा हमसे? करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे? अब सुजाता और सुरेश पूरा दिन सोचते हैं कि तभी दोपहर के समय सुजाता के पड़ोस का एक लड़का सुजाता से, दादी दादी, हमें थोड़ा बर्फ दो ना, ताकि हम ठंडा ठंडा शरबत बना सके। सुजाता बहुत ही होशियार थी। वो बच्चे को थोड़ा सा बर्फ दे देती है और अपने पति से, जी मिल गया रास्ता। हम दोनों कहते थे ना कि फ्रिज का क्या काम था, यो ही पैसे गवाना। अब हम इस फ्रिज के जरिए ही पैसा कमाएंगे। कैसे? बर्फ बेचकर? नहीं, आपको याद है एक बार जब मोहन घर आया था तो वो कई सारी पेप्सी लेकर आया था और गांव में बच्चों ने बड़े ही चाव से उसे खाया था।
अब हम भी शहर से वो पेप्सी लेकर आएंगे और यहाँ बेचेंगे। अरे, उससे तो अच्छा हम खुद अलग अलग प्रकार की पेप्सियाँ बनाएंगे। लेकिन उसके लिए सामान भी तो जरूरी है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही राजू के साथ पास वाले शहर में जाकर कुछ सामान लेकर आता हूँ, उसे सब पता ही होगा। अब सुरेश दूसरे ही दिन पास के छोटे शहर में जाता है और वहाँ से पेप्सी बनाने का सामान खरीद कर लाता है। उसी दिन शाम के समय दोनों मिलकर पेप्सी बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और दूसरे ही दिन यहाँ पेप्सी मिलेगी ये बोर्ड लगवा देते हैं। गांव में कहीं पर भी फ्रिज नहीं था, तो लोग गर्मी के दिनों में पेप्सी बड़े ही चाव से खाते थे। इतना ही नहीं, सुजाता के हाथों से बनी पेप्सियाँ इतनी अच्छी थी कि बरसात के दिनों या सर्दी के छोटे छोटे बच्चे वो खरीद ही लेते थे। उसने बड़े कम समय में ही अपनी पेप्सियाँ बनाकर अपना घर चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक बड़ा सा फ्रिज खरीदा जिसमें वो पेप्सी, कुल्फी ये सब बनाकर रखने लगी। उसने अपने बेटे के दिए हुए मोबाइल फोन से सारी चीजें सीख ली थी। अब आस पड़ोस के गांव के लोग भी वहां आते और सुजाता से पेप्सी, आइसक्रीम, कुल्फियाँ खरीदते। दिन ब दिन सुजाता अपनी पेप्सी और कुल्फी के लिए मशहूर होने लगी। अब शहर से भी उसे ऑर्डर्स आने लगे। उसने मोबाइल के जरिए खुद का एक नया ब्रांड बनाया जिसके कारण उसे और ज्यादा तरक्की मिली और उन्हें बुढ़ापे में सहारा भी मिला। अपने बेटे ने दिया हुआ दर्द उसने साइड में रख दिया और अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।